गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जो चैप्टर चल रहा था ब्लड सर्कुलेशन, उसमें हमने ब्लड के बारे में कर लिया था, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट के बारे में कर लिया था पिछले वीडियो में। उसके बाद में हमने ब्लड ग्रुप के बारे में भी कर लिया था और उसके साथ साथ में एक किया था हमने आरएच कारक। आरएच कारक के बाद जो टॉपिक आता है अपना वो आता है ब्लड क्लॉटिंग का, रक्त का थक्का जमना। सामान्यतः जो रक्त है वो हमारे शरीर में नलिकाओं में बहता है। अगर किसी कारणवश चोट लग जाती है, चोट लगे हुए स्थान से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। वो ब्लड कुछ समय पश्चात रुकता है, यानी उसका थक्का जम जाता है। अब वो थक्का जो जमता है वो किस कारण से जमता है? हमारे ब्लड में क्या कोई कारक उपस्थित हैं जो कि कुछ समय पश्चात का मतलब है ब्लड क्लॉटिंग का सबका समय अलग अलग होता है। 6 से लेकर के और 10 मिनट का होता है नॉर्मली। यानी किसी के भी चोट लग जाती है, ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद रक्त का थक्का बनने में जो समय लगता है वो 6 से लेकर के 10 मिनट का समय होता है। प्रत्येक मनुष्य में प्रत्येक जो है वो सबका टाइम अलग अलग होता है। तो हम बात करते हैं कि ये ब्लड क्लॉट होता कैसे है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि जब हमारे चोट लगती है तो ऊतक का क्षय या क्षति होती है, यानी हमारे शरीर में जो टिश्यूज पाए जाते हैं उनकी जो है वो क्षति होती है, वो टूटते हैं। टूटने के साथ ही एक हमारे में पाया जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन, और जो ब्लड में उपस्थित है। साथ ही साथ में जो है वो पट्टिकाणु पाए जाते हैं, प्लेटलेट्स। जैसे ही पट्टिकाणु टूटते हैं तो जो है वो ब्लड निकलना शुरू होता है। ब्लड निकलने के बाद हमारे में जो है वो 13 प्रतिस्कंदक पदार्थ पाए जाते हैं, यानी ब्लड को जो है वो क्लॉट करने वाले, रोकने वाले। उन 13 में से 7वां और 10वां जो प्रतिस्कंदक पदार्थ है वो यहां पर चोट लगे हुए स्थान पे काम करेंगी। साथ में Ca+2 यानी कैल्शियम, जिससे जो है वो प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक बन जाएगा। प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक बनने के बाद फिर से जो है उसके साथ में कैल्शियम Ca+2 जुड़ेगा और हमारे शरीर में प्रोथ्रोम्बिन निष्क्रिय जो है उपस्थित है वो थ्रोम्बिन सक्रिय में बदल जाएगा। जैसे ये प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में जो है बदलेगा, उसके साथ ही फिर से जो है वो Ca+2 इसके साथ में जुड़ेगा और ये जो फाइब्रिनोजन है ये बहुलक के रूप में पाया जाता है, जिससे ये जो है वो एकलक में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही एकलक में कन्वर्ट होगा तो चोट लगे हुए स्थान पे इस प्रकार से जो है वो एकल जो है वो लाइनें बनेंगी, जालाशा बन जाएगा और रक्त का क्या बन जाएगा? थक्का बन जाएगा, यानी क्लॉट हो जाएगा रक्त। तो इस प्रकार से जब किसी की चोट लग जाती है तो चोट लगे हुए स्थान से कुछ समय तक ब्लड निकलता है और कुछ समय पश्चात वहां से जो है वो ब्लड रुकना जो है वो बंद हो जाता है और उस चोट लगे हुए स्थान पे पीला सा जो पदार्थ है वो जम जाता है और ब्लड रुक जाता है। उसके बाद में बात करते हैं हम ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनी। सबसे पहले बात आती है धमनी एवं धमनिकाएं।
तो हमारे शरीर में जो ब्लड है, उस ब्लड को हृदय से जो ले जाने वाली जो नलिकाएं हैं, उन नलिकाओं को क्या बोला जाता है? ब्लड वेसल्स बोला जाता है, नहीं वो धमनी बोला जाता है। ये जो धमनियां हैं, ये धमनियां हमारे जो हार्ट है उसके जो बाएं हिस्से से जो शुद्ध रक्त है, उस शुद्ध रक्त को ले जाने वाली नलिकाएं होती हैं। सबसे पहले निकलती है ये महाधमनी, ये जो मैंने चित्र में जो दिखा रखी है। इस महाधमनी से जो ब्लड है, यानी कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनित शुद्ध रुधिर इसमें जो है वो बहेगा। बहने के बाद धमनिकाएं एक से अधिक, धमनी एक है, धमनिकाएं एक से अधिक हैं, क्योंकि ये तो मुख्य नलिका है। इस मुख्य नलिका से फिर ऐसे जो है वो इसकी शाखाएं बंटेंगी। उन शाखाओं से भी होता हुआ जो ब्लड है वो आगे जो है वो प्रवाहित होगा। उसके बाद में ब्लड चला जाएगा केशिकाओं में। केशिकाएं बहुत पतली नलिकाएं होती हैं जो कि हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से तक पहुंचती हैं। प्रत्येक हिस्से का मतलब है, चाहे वो आपका पैर का अंगूठा है, चाहे वो आपके हाथ की अंगुली है, इस जो है वो इन केशिकाओं के द्वारा जो ब्लड की सप्लाई है वो लास्ट तक जो है वो पूरे शरीर में फैलती जाती है। उसके बाद में आती है शिराएं एवं सिरिकाएं। शिराएं जो होती हैं वो ब्लड को जो है वो अशुद्ध ब्लड को लाने वाली, यानी जो शुद्ध रुधिर शरीर के प्रत्येक हिस्से तक पहुंच चुका है, उस शुद्ध रुधिर को और वापस जब कोशिकाएं जो है वो काम में उसको ले लेती हैं, काम में लेने के बाद में जो ऑक्सीडेटरी प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा बनता है? CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अब अपने शरीर में कौन सा ब्लड है? विऑक्सीजनित ब्लड है। विऑक्सीजनित का मतलब होता है जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उपस्थित हो। अब ये विऑक्सीजनित जो रुधिर है उसको शिराएं पूरे शरीर से इकट्ठा करके और कहाँ लेके आएंगी? सबसे पहले अपना जो हार्ट है उसके दाएं हिस्से में। दाएं हिस्से का मतलब है, क्योंकि अपने हार्ट में हम आगे पढ़ेंगे, 4 जो है वो कक्ष होते हैं, 2 अलिंद और 2 नीले। दोनों को जो है वो दायां और बायां के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये जो है वो लेके आएंगी दाहिने आलिंद में, दाहिने आलिंद से दाहिने नीले में, और वहां से जो ब्लड है वो किनके द्वारा? फुफ्फुसीय धमनियों के द्वारा। फुफ्फुसीय धमनियां जो है वो कहाँ लेके जाएंगी? वापस जो है वो लंग्स तक लेके जाती हैं। तो इस प्रकार ये जो शिरा है, शिरा जो है वो मुख्य रूप से जो है वो पूरे शरीर में जो है वो फैली हुई। उसके बाद में जो है वो फुफ्फुसीय शिरा, जो कि रक्त जो है वो इनके साथ जो है वो बहता हुआ और सिरिकाओं के द्वारा और वापस कहाँ तक पहुंच जाता है? हृदय के दाहिने हिस्से से होता हुआ और फेफड़ों तक पहुंच जाता है। तो इस प्रकार हमारे शरीर में जो ब्लड वेसल्स हैं वो धमनी एवं धमनिकाएं, केशिकाएं, शिरा एवं सिरिकाएं, इनका जो मुख्य कार्य जो है वो एक ही है, ब्लड को ले जाना और ब्लड को वापस जो है वो लेके आना। उसके बाद हम बात करते हैं हार्ट वर्किंग की। हम देखते हैं, नहीं उससे पहले करेंगे हम हार्ट की जो है वो स्ट्रक्चर है उसके बारे में। हार्ट जो है वो किस प्रकार का होता है, कैसे ये कार्य करता है। हमारे शरीर में जो बाह्य हिस्से में तो अपनी ये जो स्थिति है, यहाँ पे एक अपनी जो बंद मुट्ठी है, उस बंद मुट्ठी के आकार का थोड़ा सा बाईं ओर झुका हुआ, ऊपर की ओर फेफड़ों से थोड़ा टच में
नीचे की ओर जो अपनी इधर जो उरोस्थी है और स्टर्नम है उससे जो है वो टच में होता है। और हार्ट जो है, इस हार्ट के चारों ओर यानी बाहर की ओर एक जो आवरण पाया जाता है जिसे हम कहते हैं हृदयावरण। अब हृदयावरण का क्या कार्य है? हृदयावरण जो है वो उसका एक ही कार्य है कि हमारे शरीर में जब हार्ट बीट होती है, आगे हम करेंगे हार्ट बीट, यानी जब हमारा हार्ट बीट कर रहा है, फैल रहा है, संकुचित हो रहा है, तो उस समय के दौरान इसकी स्थिति में परिवर्तन आता है। अगर स्थिति में परिवर्तन आता है तो उस समय के दौरान जो हमारा हार्ट है ये किसी दूसरे अंग से जो है वो घर्षण ना करे, इसलिए इसको घर्षण से कौन बचाता है? इसका हृदयावरण बचाता है। यानी हार्ट जो है वो कवर्ड है डबल आवरण से, उसके डबल आवरण के बीच में जो है वो द्रव्य भरा हुआ है, तो यानी इसका फैलाव और जो संकुचन होता है उस समय के दौरान इसमें किसी भी प्रकार का कोई घर्षण ना हो, उस घर्षण से बचाने के लिए और इसमें जो है वो क्या पाया जाता है? हृदयावरण पाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, आंतरिक जो संरचना है उसके बारे में। आंतरिक संरचना में सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा जो हार्ट है उसमें, हम ऐसे मैं शो कर रहा हूं, बाकी ऐसा होता नहीं है, राउंडेड होते हैं ऐसे गोलाकार, ये इस प्रकार से ऐसे। हमारा जो हार्ट है उसमें 4 कक्ष है। 4 कक्षों को हम बोलेंगे 2 अलिंद और 2 नीले। 2 जो अलिंद है उनको हम कैसे जो है वो लिखेंगे? डायग्राम ये है तो इसको ऐसे हम उल्टा करके देखेंगे तो ये इधर वाला जो है वो क्या कहलाएगा? दायां अलिंद, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा? दायां नीले, नहीं बायां, सॉरी, ये बायां कहलाएगा। और ये इधर वाला हो जाएगा दायां, दायां अलिंद और दायां नीले, ये 4 कक्ष है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो कक्ष हैं इन कक्षों में इनकी स्थिति कैसी होगी। दोनों जो आलिंद हैं इन दोनों की दीवार पतली है। क्यों है? क्योंकि दोनों में ही ब्लड जो है वो आकर के भरता है, तो यहां पे जो है वो ज्यादा जो है वो प्रेशर की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि दोनों ही जब ऐसे प्रसारित होंगे तो इनमें जो है वो ला करके जो है वो शुद्ध रुधिर डाल दिया जाएगा बाएं हिस्से में, तो और दाएं हिस्से में जो है वो डाल दिया जाएगा अशुद्ध रुधिर। बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में ये यहां पे एक पट है जिसे हम क्या बोलेंगे? द्विवल्नी कपाट बोलेंगे। अब ये द्विवल्नी कपाट क्या करते हैं कि जब इससे रक्त किसमें आएगा? बाएं नीले में आएगा, तो ये जो है वो खुल जाते हैं और ये वन वे होते हैं। वन वे का मतलब है एक ही साइड में और इनमें जो है ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो ब्लड जो है वो जब ये पहले प्रसारित हो रहा है तो ब्लड आलिंद में भर जाता है, उसके बाद में ये ऊपर वाला थोड़ा सा संकुचित होगा, नीचे वाला जो है वो ऐसे प्रसारित होगा, तो ब्लड जो है वो किस में आ जाएगा? बाएं नीले में आ जाएगा। बाएं नीले से जो है वो जो निकलती है ये जो महाधमनी, इस महाधमनी के द्वारा जो रक्त है वो पूरे शरीर में संचरित होगा। लेकिन उससे पहले इसकी जो दीवार है, इसकी बाएं नीले की, वो मोटी होती है।
मोटी इसलिए होती है क्योंकि यहां से जो ब्लड है वो एक प्रेशर के साथ, एक दाब के साथ बाहर निकलेगा और जिससे जो है वो पूरी बॉडी में संचित होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं दाएं आलिंद की। दाएं आलिंद में आएगा अशुद्ध रुधिर शिराओं के द्वारा, और जब ये ऐसे प्रसारित होगा तो ब्लड इसमें भर जाएगा। जैसे ये ऊपर वाला यानी आलिंद संकुचित होगा और नीले प्रसारित होगा तो इनके मध्य है त्रिवलनी कपाट। तो वो त्रिवलनी कपाट है वो खुल जाएगा, जिससे जो रक्त है वो किस में आ जाएगा, दाएं नीले में आ जाएगा। दाएं नीले की भी थोड़ी सी दीवार मोटी होती है। यहां से जो ब्लड है वो ब्लड इनके द्वारा, शिराओं के द्वारा, और सीधा कहां चला जाएगा, फेफड़ों में चला जाएगा। तो इस प्रकार से जो हार्ट है इसके आंतरिक हिस्से में मुख्य रूप से जो है वो 4 कक्ष होते हैं, और उन 4 कक्षों में जो ब्लड है वो बारी बारी से भरता है और पूरी बॉडी में संचरित होता है, और पूरी बॉडी से वापस जो है वो किसमें, वो दाहिने हिस्से में आकर के और दाहिने हिस्से से वापस फेफड़ों में चला जाता है। उसके बाद में हम बात करेंगे हार्ट से संबंधित ही है हार्ट वर्किंग, यानी हृदय की कार्य प्रणाली कि हृदय जो है वो किस प्रकार से काम करता है। तो हृदय में हम 2 टॉपिक पढ़ते हैं, हृदय स्पंदन और हृदय चक्र। स्पंदन का मतलब होता है स्पंद करना या धड़कना। तो हमने नॉर्मली सुना है कि जब हमारे शरीर में जो हार्ट है, इस हार्ट में से रक्त एक चक्कर पूरा कर लेता है, यानी पहला चक्कर शुरू होकर के और दूसरा चक्कर जो वो शुरू होने तक का जो समय है वो अपना होता है 0.8 सेकंड का टाइम लगता है। यानी हमारे शरीर में जो एक चक्कर है ब्लड का हार्ट में वो 0.8 सेकंड में पूरा हो जाता है। तो हम देखते हैं हृदय स्पंदन यानी हार्ट बीट कैसे करेगा। जैसे जैसे हमारे हार्ट में से जो है रक्त जो है वो आता जाएगा निकलता जाएगा, आता जाएगा निकलता जाएगा, तो वो एक बीट जो है वो पूरी हो जाएगी, जो कि कितनी होती है, 72 प्रति मिनट। यानी नॉर्मली हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट में 72 बार जो है वो क्या करना चाहिए, बीट करना चाहिए। आज हम देखते हैं कि लोगों की टेंशन भरी जिंदगी है और लोग जो है वो थोड़े से फास्ट हो गए हैं, तो इसलिए 72 की बजाय अगर 75 तक भी मिल जाती है तो डॉक्टर्स जो है उसको भी नॉर्मली ही मानते हैं। अगर ये 80 क्रॉस कर जाती है, 80 प्रति मिनट, तो वो हम देखेंगे कि जो हार्ट बीट है ना वो क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। हार्ट बीट अगर हाई है तो ये मानो, यानी नॉर्मली हम बैठे हुए हैं तब, तो नॉर्मली क्या होनी चाहिए, 72 से 75 होनी चाहिए। और अगर हम ऐसे ही बैठे हुए हैं और 80 उससे ऊपर चल रही है, इसका मतलब या तो हमारे शरीर में कोई दोष है या फिर हम किसी टेंशन से जो है वो पीड़ित है। तो ये जो है अपनी हार्ट बीट, हृदय स्पंदन जब 72 से 75 चल रहा है तब तो ठीक है, और इसको क्रॉस कर जाती है तो हम जो है वो किसी न किसी जो है वो टेंशन से पीड़ित होते हैं। कुल मिलाकर के हमारी जो हार्ट बीट है वो 1 मिनट में जो 72 बार जो है वो होनी चाहिए। अब ये कब बढ़ जाती है, मान लो हमने दौड़ लगाई है, तो दौड़ लगाएंगे तो उस समय जो है हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो बढ़ जाता है, और ब्लड के सर्कुलेशन के बढ़ने से और हमारी जब हम हार्ट बीट डॉक्टर के द्वारा मापी जाएगी, अब वो किसके द्वारा मापी जाएगी, डॉक्टर के पास एक उपकरण होता है स्टेथोस्कोप, जो कि कानों में लगा करके अपने चेस्ट पे रखता है और साथ में अपनी नब्ज जो उसको टंटोलता है, तो उससे वो गिनेगा। तो जब कोई इंसान दौड़ लगा करके रुकता है तो उसमें लगभग 80 के आसपास ही मिलेगी। तो वो एक अलग कंडीशन है।
लेकिन नॉर्मली जो है वो कितनी होनी चाहिए, 72 जो है वो प्रति मिनट होनी चाहिए। उसके बाद में हम हृदय चक्कर, हृदय चक्कर का मतलब वही जो हमने पहले किया है कि जब रक्त एक बार हृदय से निकल करके और पूरे शरीर में संचित होकर के पुनः जो वो वहीं पे वापस आ जाता है, तो उस चक्कर को अगर वो दोहराना शुरू करता है तो उस समय में, उस चक्कर में जितना समय लगता है वो एक हृदय चक्कर कहलाता है। तो वो अपने शरीर में लगभग जो है वो 0.8 सेकेंड का जो है वो समय लगता है। तो इस प्रकार हमारा जो हार्ट है उसकी जो कार्य प्रणाली है वो दो जो है वो स्टेप में या दो चरणों में चलती है। पहला है अपना हृदय स्पंदन और दूसरा है हृदय चक्कर। उसके बाद में बात आती है ध्वनि की, कि हमारा जो हार्ट है ये बीट कर रहा है, अपना जो है वो काम कर रहा है, और हार्ट तो काम करेगा ही। हार्ट काम करना बंद कर देगा तो सारी एक्टिविटी ही बंद हो जाएगी, क्योंकि जब भ्रूण का विकास शुरू होता है तो भ्रूण के विकास के शुरू होने के साथ सबसे पहले हार्ट बीट शुरू होती है। अब बात करते हैं हम छोटी सी, 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है कि हार्ट की उत्पत्ति किससे होती है। तो नाम सुना होगा शायद आप लोगों ने, मीजोड्रम। मीजोड्रम से, यानी हार्ट की उत्पत्ति किससे होती है, मीजोड्रम से। ये 3 स्तर होते हैं, एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मीजोड्रम। तो मीजोड्रम से हार्ट की उत्पत्ति होती है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि हार्ट की उत्पत्ति किससे होती है। तो जो हार्ट है उस हार्ट में जब काम चल रहा है, यानी उसकी हार्ट बीट चल रही है, तो उस समय के दौरान उसमें 2 प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, और उन दोनों ही प्रकार की ध्वनियों को हम जो डॉक्टरी उपकरण है स्टेथोस्कोप, उसके द्वारा सुन सकते हैं। स्टेथोस्कोप में जो वो उच्च क्वालिटी का जो स्पीकर लगा हुआ होता है, जो कि जब थोड़ी सी भी ध्वनि हमारे चेस्ट में होती है उसको आसानी से जो है वो ग्रहण कर लेता है। तो वहां पे 2 ध्वनि सुनाई देती है, एक लब और दूसरी डब। पहले ब्लड भरता है और उसके बाद में ब्लड निकलता है, तो उस समय के दौरान 2 ध्वनियां होंगी, लब और डब। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव जो वो हार्ट में जो कौन सी 2 ध्वनियां सुनाई देती हैं, तो लब और डब की जो है वो 2 ध्वनियां सुनाई देती हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे डबल ब्लड सर्कुलेशन की। डबल ब्लड सर्कुलेशन का मतलब है दोहरा रक्त परिसंचरण। अब ये दोहरा रक्त परिसंचरण जो है ये किस प्रकार से अपने शरीर में चलेगा उसके बारे में करते हैं थोड़ा। डबल ब्लड सर्कुलेशन। अब यह किस प्रकार से संपन्न होगा, इसके लिए देखो एक रफली डायग्राम बनाता हूं, उसके द्वारा हम समझेंगे। यह है अपना हार्ट, और
ये लो जाओ। अब ये कैसे समझेंगे हम? सबसे पहले ये तो अपने लंग्स, फेफड़े। इन फेफड़ों से ये जो हम रक्त को ला रही है, ये अपना हार्ट है, जिसके मैंने ये 4 कक्ष बनाए हैं। सबसे पहले यहां से जो रक्त इसमें आता है वो आता है कौन सा? शुद्ध। और यहां भी जो है वो शुद्ध ही होगा। यह है अशुद्ध। ये अपने जो है वो टिश्यूज हैं। उत्तक बोलेंगे हम। और यहां से जो रक्त इसमें जा रहा है वो भी है अशुद्ध। ठीक है। अब ये कैसे समझेंगे? देखिए जरा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि दोहरा रक्त परिसंचरण होता क्या है। इसका मतलब यह होता है कि जब मानव हृदय में रक्त 2 बार गुजरता है, तो 2 बार गुजरेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? दोहरा रक्त परिसंचरण बोलेंगे। अब ये 2 बार कैसे गुजरता है? सबसे पहले देखो आप, ये अपने क्या है? टिश्यूज, यानी उत्तक है। उत्तकों से कौन सा? अशुद्ध रुधिर किधर आया? कौन से भाग में आया? दाएं आलिंद में आया। ठीक है। दाएं आलिंद से नीले में आ गया, और नीले से कहां जाएगा? फेफड़ों की ओर जाएगा। लेकिन यहां पे 2 चीज जो वो याद रखने होगी है। यहां पे जो रक्त लेके जा रही है वो लेके जा रही है फुफ्फुसीय धमनी। कौन सी? फुफ्फुसीय धमनी। और यहां से जो रक्त लेके आ रही है ना फेफड़ों से, वो क्या कहलाएगी? शिरा। कौन सी? फुफ्फुसीय। तो यहां से दाएं नीले से जो रक्त है वो फुफ्फुसीय जो है वो धमनी के द्वारा कहां चला गया? फेफड़ों में। फेफड़ों से जो शुद्ध रुधिर है फुफ्फुसीय शिराओं के द्वारा और कहां लाया जाएगा? हार्ट के बाएं हिस्से में। ये बायां हिस्सा है, बाएं आलिंद में आया। बायां आलिंद से बाएं नीले में, बाएं नीले से पूरी बॉडी में। तो रक्त कितनी बार गुजर गया? 2 बार गुजर गया। यानी पहले अशुद्ध रुधिर हार्ट के कौन से हिस्से से? दाएं हिस्से से। दाएं हिस्से से जो है वो गुजरता हुआ कहां पहुंच गया? फेफड़ों में पहुंच गया। और फेफड़ों से वापस जो शुद्ध रुधिर है, ऑक्सीजनित रुधिर है, वो वापस किसके द्वारा? फुफ्फुसीय शिराओं के द्वारा कहां पहुंच जाता है? बाएं हिस्से में पहुंच जाता है। बाएं हिस्से से जो है वो संपूर्ण बॉडी में या संपूर्ण शरीर में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार एक बार में जो रक्त है वो अपने हार्ट में से 2 बार गुजर गया। पहले दाएं हिस्से से अशुद्ध, उसके बाद में बाएं हिस्से से शुद्ध। तो इस प्रकार रक्त का हृदय में से 2 बार निकलना या 2 बार गुजरना क्या कहलाएगा? दोहरा रक्त परिसंचरण कहलाएगा, या डबल जो है वो ब्लड सर्कुलेशन कहलाएगा। इसमें हम देखेंगे कि ये जो रक्त है वो रक्त
अपनी बॉडी में जो हार्ट है इसमें ये इसी प्रकार से जो है वो पूरे 24 घंटे के दौरान जो है वो हार्ट में से जो है वो निकलता रहता है, वापस जो है वो आता रहता है। और टोटल जो ब्लड की मात्रा हमने की थी 5 से कितनी 6 लीटर होती है। अब ये 5 से 6 लीटर ब्लड की जो मात्रा है ये इसमें से जो है वो पूरा का पूरा जो है वो गुजरेगा और एक बार ऑक्सीजनित, दूसरी बार विऑक्सीजनित, और ये गुजरने के साथ ही और इसमें जो है वो क्या होगा, जो ब्लड है वो 2 बार निकलेगा और 2 बार निकलने से इसमें जो है वो ये जो ब्लड है वो दोहरा रक्त परिसंचरण कहलाएगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम, लसिका तंत्र, अपने ब्लड सर्कुलेशन का लास्ट टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लसिका होता क्या है। यह हमारे शरीर में ब्लड के समान ही तरल पदार्थ होता है जो कि कलरलेस होता है, यानी रंगहीन। दूसरा एल्कालाइन, यानी इसकी जो प्रवृत्ति होगी वो कैसी होगी, क्षारीय होगी। और वेस्कुलर टिश्यू के साथ में ये जो है वो उपस्थित होता है। दूसरा ये अल्प पारदर्शक भी होता है, इसलिए ये हमारे शरीर में एज ए प्लाज्मा के रूप में जो है वो पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं कि ये जो लसिका है ये हमारी बॉडी में और किनके द्वारा बहेगा, तो ये हमारे शरीर का वैसे तो एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है, जो कि अंगों से इसका जो बहाव है वो होता है अपनी बॉडी के समस्त अंगों से जो वो हार्ट की ओर होता है इसका बहाव। फिर बात आती है लिम्फ वेसल्स की, लसिका वाहिनियां। जो लसिका है वो इन वाहिनियों के जो है वो द्वारा बहता है और ये विशेष रूप से जो है वो अपने जो टिश्यू होते हैं, जिसे हम अपने शरीर के अंग कहते हैं, वो अंग इन लसिकाओं में जो है वो लसिका में डूबे हुए पाए जाते हैं। अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी में थोड़ा सा मैं रफली बनाता हूं। ये जो अपना हेड पार्ट है इसमें इस प्रकार से, फिर पूरे शरीर में इस प्रकार से जाल सा फैला रहता है लसिका तंत्र का। पूरे जो अपने हाथ है, पैर है, सिर भाग है, पूरी बॉडी है, उसमें ये जो लसिकाएं हैं वो लसिका वाहिनियां जो है उसके रूप में जो है वो फैले रहते हैं और इसके अंदर ही इनका जो स्राव है, जो लसिका, वो इसमें जो है वो पूरा जो आवरण करता रहता है। उसके बाद में लास्ट है अपना डिजीज, यानी बीमारियां। अपने हार्ट से संबंधित कौन कौन सी बीमारी जो है वो हो सकती हैं, उसमें सबसे पहले है हाई बीपी। तो हाई बीपी में हम देखते हैं नॉर्मली मनुष्य का जो बीपी होता है वो होता है 120/80 मिली। अगर ये इतना चल रहा है तो हम ये मान सकते हैं कि अपना स्वास्थ्य ठीक ठाक है। अगर बीपी ऊपर का 140, नीचे का 80 हो, या फिर नीचे का मान लो 140/100 पहुंच जाए, तो उसको हम किस में काउंट करेंगे, हाई बीपी में काउंट करेंगे। तो हाई बीपी जो है वो अपने हार्ट से संबंधित सबसे पहला दोष है। लगातार अगर किसी मनुष्य का ब्लड प्रेशर
अधिक रहता है, यानी लगभग ऊपर का 140 और नीचे का 80 या 100 बना रहता है, तो उसमें हार्ट से संबंधित जो दोष है वो जल्द ही जो है वो आने वाला है। दूसरा आता है कैट, हृदय धमनी रोग। इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में जो धमनियां हैं उनमें ब्लड हृदय से ले जाया जाता है। अगर उन धमनियों में और इनका ये देखो जरा ऐसे आकार कम हो जाए, यानी इनके अंदर क्या जम जाए, फैट, वसा, अगर इनके अंदर वसा का जो है वो संग्रह होने लग जाएगा और जिससे जो है वो इनका आकार संकरा जो है वो होना शुरू हो जाएगा। जिस प्रकार से हमने जो है वो देखा है, सुना है कि पानी जिस पाइप में हम जो है वो डेली जो है वो काम में लेते हैं, अगर उस पाइप में सवाल आ जाते हैं तो पानी का प्रेशर कम हो जाता है। वैसे ही ये जो अपने धमनियां हैं, इन धमनियों के आंतरिक जो है वो स्तर है, इन आंतरिक स्तर पर अगर वसा का संग्रह होना शुरू हो जाता है जिससे इनका आकार संकरा हो जाएगा और उनमें जो है कौन सी बीमारी आ जाएगी, CAD, कैट, धमनी हृदय धमनी रोग। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो फैटी चीज है, जिनमें फैट की मात्रा अधिक है, वसा की मात्रा अधिक है, उनसे हमें दूर रहना चाहिए। ये नहीं कि पूरा ही दूर हो जाए, लेकिन कम मात्रा में लेना चाहिए। इसके बाद में आता है अपना हृदयपात, हार्ट फेलियर। इसमें क्या होता है, अपना जो हार्ट है उस हार्ट को जो ब्लड की सप्लाई है वो पूरी नहीं पहुंचती है, जितनी पहुंचनी चाहिए उतनी नहीं पहुंचती है। तो धीरे धीरे जो है वो हार्ट की जो कार्य प्रणाली है, कार्य प्रणाली में हमने 2 पॉइंट किए थे अभी, एक किया था हमने हृदय स्पंदन, एक किया था हृदय चक्कर, तो वो कमजोर पड़ जाएंगे और हार्ट बीट और सर्कुलेशन जो बराबर नहीं चल पाएंगे। फिर आता है हार्ट ब्लॉक। इसमें जो धमनियां हैं उनमें जो है वो ब्लड रुकने लग जाएगा, यानी क्लॉट का नाम आपने सुना होगा। अगर क्लॉट हो जाता है जिससे रक्त जो है वो आगे नहीं चल पाता है, उसके लिए हमने एक नाम सुना है स्टंट का, यानी छल्ला। जहाँ पे ब्लड का जो है वो क्लॉट हो जाता है, रुक जाता है, वहाँ पे जो है वो बाई मशीन जो है वो छोटा सा स्टंट है वो जो वो नलिकाओं के द्वारा जो है वो वहाँ पे पहुँचाया जाता है और वहाँ से जो है रक्त की सप्लाई वापस सुचारू रूप से शुरू हो जाती है। फिर आता है एंजाइना। एंजाइना का मतलब होता है हृदय शूल। इसका मतलब होता है कि हमारा जो हार्ट है उसके कार्य प्रणाली अगर कमजोर पड़ गई है और अपने यहाँ पे बाएं हिस्से में दर्द होने लग जाता है, सीने में दर्द, तो सीने में जो दर्द है वो अपना जो ये रोग है एंजाइना उसको शो करता है। और लास्ट आता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का मतलब है कि जो हमारे हृदय से रक्त जो है वो बाहर निकलता है और वापस जो वो अंदर प्रवेश करता है और वहाँ से उसकी सप्लाई में किसी कारणवश रुकावट आ जाती है, तो हमने जो है वो सुना है कि इसके हार्ट अटैक आ गया। लेकिन नॉर्मली हम सभी को रोगों को जो एक ही नाम से जानते हैं, या तो हार्ट अटैक या फिर हार्ट फेलियर। लेकिन इससे संबंधित लगभग ये 6 तो मुख्य रोग हैं। इन 6 जो है वो रोगों के अलावा भी हमारे शरीर में कुछ जो है वो 2-4 दोष और भी होते हैं जो कि ब्लड की सप्लाई से संबंधित ही होते हैं। ब्लड किस प्रकार से अपने जो है वो हार्ट में प्रवेश करना चाहिए, किस जो है वो एक रैंथम से यानी स्पीडली, या फिर हमने जो अभी पढ़ा था हृदय चक्कर 0.8 सेकेंड का जो समय लगता है एक चक्कर में, उसके अनुसार उसमें प्रवेश करना है, उसी से जो वापस बाहर निकलना है। अपनी जो हार्ट बीट है
वो अगर नॉर्मली जो है वो 72 प्रति मिनट चल रही है, 1 मिनट में 72 बार, और हमारे श्वास लेने में कोई परेशानी नहीं है, और दूसरा जब हम दौड़ लगा रहे हैं तो उसमें हमें कोई घबराहट नहीं हो रही है, अगर हम दौड़ लगा के रोके हैं, ऊपर हाथ करते हैं तो हमारे को कोई चक्कर वगैरह नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे जो ये 2 4 5 जो लक्षण हैं वो हमारे हार्ट से संबंधित लक्षण होते हैं। एक लक्षण और विशेष होता है कि हम सो रहे होते हैं और अचानक से बहुत तेज पसीना आ जाता है, बेचैनी हो जाती है, घबराहट हो जाती है, तो वो भी हमारे हार्ट से संबंधित जो है वो दोष के ही लक्षण होते हैं। तो अब बात आई कि ये जो दोष, ये जो रोग हैं वो अगर किसी में हो जाते हैं या फिर ये लक्षण जो है वो शो करते हैं, तो इसके लिए हमें जो है वो डॉक्टर से जो है वो सलाह लेनी पड़ती है, जो कि विशेष रूप से हार्ट स्पेशलिस्ट हो, क्योंकि बिना जांच के जो है वो हमारे शरीर के अंदर, अपने हार्ट के अंदर क्या चल रहा है उसका कुछ पता नहीं चलता। इसके लिए हमें हार्ट से संबंधित जो जांच है वही करवानी पड़ेगी, और उससे जो है वो अपने पूरे की पूरी जो है वो जानकारी है वो सामने आ जाती है कि क्या हमारे हार्ट से रक्त बाहर निकल रहा है महाधमनी से, और वहाँ से जो है वो धमनियों में बहता है, तो वहाँ अगर ब्लॉकेज है, रुकावट है, जैसे मान लो किसी में 10% है, किसी में 20% है, 10-20% वाले में तो जो है वो स्टेंट जल जाता है, छल्ला डल जाता है, और फिर जो है वो अगर अपना खान पान ठीक रहता है, कुछ डॉक्टर मेडिसिन देता है, वो अगर हम लेते रहते हैं तो अपना ब्लड जो है वो पतला जो है वो बना रहता है, और ब्लड में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आती है, तब हम आसानी से अपनी ज़िंदगी जी लेते हैं। और अगर बाई चांस मान लो किसी वेन में और 70% से लेकर के और 90% तक का कोई ब्लॉकेज है, उसमें रुकावट आ रही है, तो उसके लिए फिर एक ही इलाज बचता है, बाईपास। तो उस बाईपास सर्जरी में जो जहाँ पे ब्लॉकेज हो रहा है, जैसे मान लो ये वेन है और इसमें यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया 70 या जो 80%, तो बाईपास में ये नहीं है कि उसको काट दिया जाएगा, सिर्फ उसके आगे से और ऐसे जो वो दूसरी जो नलिका है, चाहे अपने हाथ से निकालो चाहे अपने पैर से निकालो, रोगी की ही निकाली जाती है, और वो उसकी जो दोनों साइडों से जोड़ दी जाती है। अब हार्ट की उसमें जो रक्त की सप्लाई इधर से होनी थी वो यहाँ से भी होती रहेगी और यहाँ से जो है वो हो जाएगी, जिससे जो है वो फिर से जो है वो रोगी को जो है वो एक नई जिंदगी मिल जाती है। तो इस प्रकार ये जो अपना पूरा चैप्टर है वो ब्लड से संबंधित, किस प्रकार से जो रक्त है वो हमारे शरीर में बहता है, बहने के लिए क्या आवश्यक है, इसे कितने भागों में बांटा गया है, इसके अंदर कौन से जो है वो मुख्य अंग हैं, और इन अंगों की बनावट, जैसे अपने इसमें मेनली जो है वो अपना हार्ट है, तो हार्ट की एक्सटर्नल यानी बाह्य संरचना, उसके बाद में इसकी हमने आंतरिक संरचना की, और उसके बाद में उससे संबंधित कुछ जो है वो धमनियाँ वगैरह, सिराएं वगैरह की, फिर हार्ट बीट से संबंधित जो हमने 2 धमनी की, लब और डब की, और उसके बाद में हमने किया डबल सर्कुलेशन, दोहरा रक्त परिसंचरण, और उसके बाद में लास्ट लिम्फ या लिम्फेटिक जो है वो सिस्टम, और एटलीस्ट इससे संबंधित होने वाले रोग। तो स्टूडेंट्स, अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर जो है वो इसमें कमेंट करके बताना कि ये जो हमारे समझ में नहीं है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। नमस्कार।